नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। नमस्ते यूपी में सबसे पहले शुरुआत करेंगे। यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। सीएम आवास पर शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। तो आज ये बैठक, जहां कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, कैबिनेट की ये बैठक है। आपको बता दें कि हर मंगलवार को ये कैबिनेट बैठक होती है, लेकिन सीएम के व्यस्त कार्यक्रमों और दौरों की वजह से ये बैठक आज आयोजित की जा रही है। सीएम आवास पर शाम 4:30 बजे ये बैठक आयोजित की गई है, जहां कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। ये वो प्रस्ताव होते हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास के पहिए को आगे बढ़ाते हैं। जो जनता से योगी सरकार ने वायदे किए थे, उन वायदों पर आधारित ये प्रस्ताव होते हैं जिन्हें पेश किया जाता है, और उनमें से कुछ प्रस्तावों पर मुहर भी लगती है। तो ये महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक 4:30 बजे सीएम आवास पर होने जा रही है। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, आज कैबिनेट की बैठक है। चूंकि देखिए हर मंगलवार को ये बैठक होती है, लेकिन सीएम के दौरे या व्यस्तता की वजह से ये बैठक आज रखी गई है। क्या कुछ अहम प्रस्ताव इस बैठक में पेश किए जा सकते हैं? किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मंगलवार को अक्सर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होती है, लेकिन आज शनिवार को ये बैठक बुलाई गई है। 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक रखी है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। कहीं ना कहीं आज होने वाली कैबिनेट की बैठक की अगर हम बात करें तो तमाम प्रस्ताव इस बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट के तमाम अधिकारी इस पर मोहर लगा सकते हैं। बात की जाए प्रस्तावों की, तो सबसे बड़ा और अहम प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश में G20 और इन्वेस्टर समिट होनी है। उससे पहले उत्तर प्रदेश और देश भर के तमाम ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रस्ताव दिए हैं। उनको उत्तर प्रदेश के अंदर 10 से 50 एकड़ के बीच में जमीन चाहिए और उन पर वो छोटे छोटे उद्योग धंधों को स्थापित करेंगे। तो ऐसे में उन निवेशकों को उत्तर प्रदेश में जमीन कैसे दी जाए, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। इन प्रस्तावों पर मोहर लगाई जा सकती है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम कर रही है, चाहे वो किसानों को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, या फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हाल फिलहाल में सरकार ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदना उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आसान किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्टाम्प शुल्क पंजीकरण जो होता है उसको पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। आज कैबिनेट के प्रस्ताव में ये भी चर्चा का विषय बना रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें 4:30 बजे जब कैबिनेट बैठक होगी, तो तमाम और प्रस्ताव हैं कि उत्तर प्रदेश को कैसे विकसित किया जाए, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको उत्तर प्रदेश में धरातल पर लागू किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिल सके। चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या फिर जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर हो, उत्तर प्रदेश में रियल स्टेट को कैसे बढ़ाया जाए, उन तमाम प्रस्तावों को आज जो है कैबिनेट के इस बैठक में रखा जाएगा। तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर भी लगाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव आज इस कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे वो प्रस्ताव ये रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को कैसे उत्तर प्रदेश में वरीयता के साथ लागू कराया जाए, उत्तर प्रदेश में उनके लिए जमीन कैसे तलाशी जाए, क्योंकि ऐसे उद्योगों को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिए 10 से 50 एकड़ की जमीन की जरूरत होती है। तो सरकार उन जमीनों को कैसे निवेशकों को मुहैया कराएगी, उन तमाम चीजों को लेकर प्रस्ताव आज इस कैबिनेट के बैठक में रखे जाएंगे। और कौन इस बैठक में जब ये प्रस्ताव रखे जाएंगे तो इन प्रस्तावों पर मोहर लगाने का भी काम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। अब देखना होगा कि 4:30 बजे जब ये बैठक होगी तो इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के साथ साथ कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं कि जो कैबिनेट बैठक में पारित किए जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कैबिनेट बैठक में, तो कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के खासतौर पर अगर हम स्कूलों की बात कर लें, महिलाओं की सुरक्षा और उनके रोजगार की बात कर ले, तो इन प्रस्तावों को भी रखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को विकसित करने के लिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को स्वाभिमान के साथ रहने के लिए कैसे उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था करे, कौन कौन से ऐसे रोजगार स्थापित करे ताकि महिलाओं को भी उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर काम करने का मौका मिल सके। उन तमाम प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा और तमाम प्रस्तावों पर मोहर भी लगाई जाएगी। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश के छात्रों से चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार यह आयोजन इतनी ठंड में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आपको गणतंत्र दिवस के आयोजन का भी लाभ देना था। पीएम मोदी ने छात्रों को सामाजिक जीवन से लेकर खेल के मैदान तक उदाहरणों के छात्रों का मार्गदर्शन किया। पीएम ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा मेरे लिए परीक्षा है, मुझे परीक्षा देने में खुशी होती है। पीएम ने कार्यक्रम की शुरुआत में छात्रों को परीक्षा के पहले और उसके बाद तनाव से मुक्त रहने के टिप्स भी दिए हैं। पीएम ने छात्रों से कहा, राजनीति में जीत के लिए हम पर भी दबाव रहता है, लेकिन दबावों से नहीं दबना चाहिए, बल्कि अच्छा करना होगा। कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी ने बेहद मजाकिया अंदाज में किया। पीएम ने अश्विनी नाम की छात्रा के तनाव से मुक्त रहने वाले सवाल पे कहा कि आपने मुझे गुगली बॉल डालकर पहले ही बोल्ड करना चाहती हैं। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका चौका चौका, छक्का छक्का, सिक्सर। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है क्या? ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है। उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। हां, कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयं के विषय में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी क्षमता बहुत है, लेकिन आप खुद ही इतने डिफरेंस मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए सोचते नहीं। तो कभी कभी वो अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बड़ी ऊर्जा बन जाती है। सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, काम करने की कभी थकान नहीं होती है जी। काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है, अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए, एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहां बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं। जो सबसे कम पसंद विषय है, आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं।
एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का वितरण किया गया। सीएम ने छात्रों को एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक बांटी। सैनिक स्कूल में बच्चों को पुस्तक वितरित की। सीएम ने विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम में 1698 बच्चों को टैबलेट भी वितरित किया गया। सीएम ने 8 बच्चों को धनराशि भी वितरित की। सीएम योगी ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी। देश का पहला सैनिक स्कूल जहां बालिकाओं का प्रवेश। उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों को अलंकरण का यह समारोह है और इसके साथ ही पूरे प्रदेश भर में हर जनपद में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जिन छात्र छात्राओं ने वर्ष 2021-22 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अपनी परीक्षा में प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान और अलंकरण का यह समारोह आज यहां पर उन्हें टैबलेट और आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाने के साथ ही कुछ ही देर में आप सब जो हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनको आगामी कुछ दिनों में अपनी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाना होगा। इस देश के भावक स्वरूप यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन आज उन्हें कुछ ही देर में प्राप्त होने वाला है और इस देश से हम आज देश के पहले सैनिक स्कूल में एकत्र होकर के इस कार्यक्रम में साक्षी बन गए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश भर से उपस्थित या लखनऊ में और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को, जिन्होंने विगत वर्ष देश में प्रदेश में अपने जनपद में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, आज उनके अलंकरण के समारोह में उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इसके साथ ही इस सैनिक स्कूल में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हम सब जानते हैं कि यह सैनिक स्कूल 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने स्थापित किया था और इस देश का पहला सैनिक स्कूल है। इस सैनिक स्कूल की अनेक विशेषताएं हैं, यानी पहला देश का सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल की एक लंबी श्रृंखला उसके बाद देश के अंदर अलग अलग राज्यों में स्थापित हुई और आज हम उत्तर प्रदेश में स्वयं 5 सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश शासन वर्तमान में या तो संचालित कर रहा है या अगले वर्ष सत्र तक हम लोग 5 सैनिक स्कूल संचालित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुके होंगे। शिक्षक और विधायक प्रत्याशी के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां हर किसी को रास आ रही है और सरकार निरंतर उनके हित में कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य करने वाली पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण देने के जवाब में कहा कि वो एक अच्छे जनसेवक थे, इसीलिए उन्हें सम्मान दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि अखिलेश यादव के समर्थन में उन्होंने बयान दिया है। रामचरित मानस जैसे किसी भी पवित्र धर्म ग्रंथ के बारे में कोई धर्माचार्य बोले तो वो अच्छा होता है। राजनीतिक लोगों को ऐसे मामलों में नहीं पढ़ना चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी के बारे में बस इतना ही कहना है मुझे कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हम। निश्चित तौर से इस तरह की बयानबाजी के पीछे श्री अखिलेश यादव जी का ही हाथ है और वह सोचते दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन वो लड्डू के धोखे क्या अंगारा पकड़े हुए क्या पकड़े हुए तो समय उनको बताए। इसके पहले जब किसी की सरकार रहती थी तो कोई एक परिवार और एक जाति के महापुरुषों को सम्मान देते थे। हम श्री मुलायम सिंह यादव जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको
एक जनसेवक के नाते उनके सम्मान में पद्म विभूषण प्रदान किया। यही सम्मान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को भी देने का काम किया गया था, जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि। मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला, स्वागत करने की जगह जो बयानबाजी कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे जिन्हें समाजवादी मानते हैं, इनके समर्थन से केंद्र में 10 वर्ष सरकार चली, कोई सम्मान इन्होंने उनको दिलवाया है क्या? कांग्रेस के ही नेता माने जाते थे, लेकिन भारत रत्न सरदार लौह वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे विशालतम प्रतिमा स्थापित करने का काम गुजरात की धरती पर हुआ। ये कोई कांग्रेसी कभी उनको प्रणाम करने गए नहीं गए। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन आंदोलन की तैयारी में जीआईसी ग्राउंड में भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के लिए टेंट तंबू गड़वा रही है। शनिवार किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर इसी ग्राउंड में धरना प्रदर्शन होगा। अब यह कितना लंबा चलता है ये तो आने वाला वक्त भी पता चलेगा। फिलहाल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जीआईसी ग्राउंड में लगे टेंट तंबू की निरीक्षण करने पहुंचे और अपने संगठन के सिपाहियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। मुजफ्फरनगर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन ने कमर कसी है। जीआईसी ग्राउंड में एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ राकेश टिकैत जी इनसे पूछेंगे क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह का आंदोलन रहेगा। टिकैत साहब, देखो, बिजली की समस्या है। घोषणा पत्र में ये कहा कि बिजली हम किसान को फ्री देंगे अगर सरकार आएगी और एक आतंक मचा दिया गांवों में। कितना उनका चार्ज लगा कर बिल भेज रहे, मीटर लगा रहे। अरे किसान पानी काट रहा, मतलब उसकी फसलों के दाम दे नहीं रहे, मीटर लगा कर उल्टे सीधे उस पर बिल भेज रहे। भाई 27 में जब चुनाव होगा, आप अपने घोषणा पत्र में बताइए कि भाई हमारी सरकार आओगी, हम मीटर लगाओगे। साहब, धोखा मत दो। कपिल सोम का एक बड़ा मुद्दा है। कपिल सोम की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद आपने रिहाई के लिए एक बड़ी पंचायत कल के लिए कह रखी है। क्या मुद्दा है? क्या नहीं, ये तो चलेगा। तो जो लोग भी जेल में बंद हैं, गलत मुकदमों में बंद हैं, तो वो भी एक इशू रहेगा। भाई वो अगर झगड़े में है तो बिल्कुल वो जेल जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन ये बता दे कि उसको घर से उठा कर नहीं जाएगा, उस पर गलत मुकदमा नहीं लगाएगा, वो बता दो। आवारा पशुओं की कितनी बड़ी समस्या किसानों के सामने है, बड़ी क्या समस्या उसका है। हल है? बड़ी समस्या, उसका हल है गौशाला ही। एक बड़ी काऊ सेंचुरी बन रही है मुजफ्फरनगर में। फ्री में कौन जमीन देगा? मतलब ये भी किसानों के नाम लिख रहे, अब जमीन किसान फ्री में नहीं दे रहा जी। हमने बता दिया, जगह बता दी, मिलेगी उन्हें फ्री में। कुटबे से लगाकर सिसोली के बीच में बनाओ उसे, वहाँ ठीक मिल जाएगी जगह, पट्टे की भी जगह है और कुछ वैसी भी है। अगर वहाँ पे फ्री जगह मिल सकती हो तो फिर पूरे मुजफ्फरनगर में मिल जाएगी पट्टे की जगह फ्री, वहाँ ले लो ने। अच्छा ठीक है साहब, कल का धरना किस तरह का रहेगा? क्या प्रदर्शन की रूपरेखा? कोई प्रदर्शन नहीं, धरने पर लोग अपना बैठेंगे, अपनी बात कहेंगे, रात को यहीं रुकेंगे। अधिकारियों से बातचीत जारी रहती रहेगी, क्योंकि अलग अलग विभागों से बात करनी तो यहीं अपना बात कर लेंगे हम सब। अच्छा, रुकने का क्या मसला है? झुग्गी झोपड़ी भी बनाने का विचार चल रहा है कि रात को कहाँ रुकेंगे? और भाई सर्दी है, रात को रुकना तो पड़ेगा ना। अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में रुको, झुग्गी झोपड़ी बनवाओ, बरसात भी होगी, उसका भी इंतजाम चाहिए। कितने दिन का ये प्रोग्राम? क्या पता कि एक दिन का रहेगा, 3 का तो ट्रांसफर अब हुआ। अब जब भी अधिकारियों से बातचीत हो जाएगी उसका समाधान हो जाएगा। तो लंबा आंदोलन चलने की उम्मीद है? क्या पता कि एक दिन चल जाए। भाई लड़ाई कर, राड कर, छाछ का कितनी बढ़ा लो और कितनी घटा लो उसको। अच्छा, भीड़ कितनी जमा होने की अनुमान? वो नहीं है कि भीड़ यहाँ पे कम है, वो है बड़ी भीड़ हमने यहाँ नहीं बुलाई। तो ये हमारे साथ राकेश टिकैत जी थे। एक बड़े आंदोलन की तैयारी जीआईसी ग्राउंड में फिर से यहाँ से हो चुकी है। सचिन जौहरी, न्यूज़ 1 इंडिया, मुजफ्फरनगर। और अब खबर सीतापुर से है, जहां एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भूमाफिया की जगह बुजुर्ग महिला को दबंग बता रही सीतापुर पुलिस का नया और बड़ा कारनामा सामने आया है। यहां पर शहर कोतवाली के एक दारोगा ने अपनी रिपोर्ट में बुजुर्ग को ही दबंग बताया है। भूमाफियाओं के तार पूर्व मंत्री की ट्रस्ट पर बनी बिल्डिंग से जुड़े हैं।
बहराइच में कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा छात्रों को सम्मानित किया गया। यहां पर आपको बता दें कि बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ और मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट सभागार में सजीव प्रसारण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्रा द्वारा बोर्ड परीक्षा वर्ष 2022 में जिले के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण 21 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल, चेक और टैबलेट का वितरण किया गया। इसके उपरांत सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का भी सजीव प्रसारण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी के मेधावी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आप लोग लगन और कठिन परिश्रम से शिक्षा ग्रहण करते हुए परिवार, समाज व जनपद का नाम रोशन करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के जो उत्कृष्ट जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया है और जनपद बहराइच में भी ये इस प्रकार का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है जिसमें 21 छात्र छात्राएं जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं उनको यहाँ सम्मानित। खबर बलिया से है, जहां पर तेंदुए के हमले से ग्रामीण दहशत में है। आपको बताते चले कि गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के भातवा गांव में मछली पकड़ने गए ग्रामीणों पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से 2 ग्रामीण घायल हो गए, जिनका नजदीकी चिकित्सालय पर इलाज कराया गया। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से गिरकर बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। मृतक की पहचान बुजुर्ग थाना माउदर बाजार क्षेत्र के हैबतपुर गढ़िया के रूप में हुई है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।